Assalamu alaikum. Today I'm going to teach you the remaining portion of the financial markets. As you all know that financial markets are the markets in which funds are transferred from the people who don't have a productive use of them to those people who have productive use of them. Financial markets directly affects the person's wealth. It has a direct influence on the production of goods and services. Besides this, it also promotes economic growth and economic development. Now, in the previous lecture, we discussed that how financial markets plays an important role in the economy. What are the basic functions of financial market? What are the basic purpose of financial market? अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने ये तमाम चीजें देखी थी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे फाइनेंशियल मार्केट्स जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सबसे पहले हमने बात की थी फाइनेंशियल मार्केट की. फाइनेंशियल मार्केट्स क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की थी, आपको प्रीवियस लेक्चर अगर याद हो, वेरी फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर जो था हमारा एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, तो उसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो चार तरह की होती हैं. Debt versus equity market, secondary versus primary market, exchange versus over the counter market and money versus capital market. तो उस टाइम हमने मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए देखा था, क्योंकि हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनका बेसिक रोल तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है. हर किसी में मोड ऑफ ट्रांसफर डिफरेंट है. अब जो मनी मार्केट है, क्योंकि आज हमने हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मनी मार्केट्स के बारे में था जो हमने प्रीवियस टॉपिक स्टार्ट किया था. बेसिकली मनी मार्केट्स क्या होती हैं? मनी मार्केट्स जो हैं दैट इज यूज्ड टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स. देखिए, आप क्या करते हैं कि जो आप फंड्स को ट्रांसफर तो करते हैं बट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कितना है? इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है. और आप एक दिन के लिए भी ले सकते हैं, 2 दिन के लिए भी ले सकते हैं, डिफरेंट टाइम के लिए. और मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लिया जाता है. तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में नॉर्मली आपकी कंपनीज वगैरह या बिजनेसेस या आपके हाउस होल्ड्स जो हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म या आप कह सकते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए ले सकते हैं. देखिए, अगर आपने कोई आपके माइंड में कोई आइडिया है कि आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो ये है, मैं उसमें कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड करता हूँ. लाइक हम लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं यूनिलीवर की. अगर यूनिलीवर ये कहता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आना चाह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स जो उसकी फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो मनी मार्केट में नहीं आती है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फंड्स उसको चाहिए. क्योंकि जब वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसके अंदर उसको लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और आफ्टर दैट उसको बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे. तो उस टाइम पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मनी मार्केट से उसकी फुलफिल नहीं होगी. लेकिन अगर यूनिलीवर के कुछ बिल्स वगैरह हैं या कुछ ऐसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं, माइट पॉसिबल भी कि कुछ ऐसे जैसे कोई एक ऐसा मंथ है जिसमें उसमें उसकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर सके, तब वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए जो लोन लेगा वो मनी मार्केट्स के अंदर कवर होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं मनी मार्केट्स बेसिकली है क्या. हमने देखा था कि डिफरेंट रिसर्चर्स ने मनी मार्केट के ऊपर रिसर्च की थी, मनी मार्केट को डिस्कस किया था. सबसे पहला कंसेप्ट जो मैं आपके साथ प्रीवियसली शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को रिकॉल कराती हूँ कि मनी मार्केट इज अ मिसनॉमर. आपको लगता है कि मनी मार्केट्स नाम से ये डिपिक्ट कर रहा है कि अ मार्केट इन विच कैश इन हैंड. No, not is the case in that. Money market is a market in which securities are traded that are near to cash. हमने कहा था नियर टू कैश का मतलब यहाँ पे क्या है. नियर टू कैश का मतलब ये था, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता भी चुकी थी कि वो सिक्योरिटीज वगैरह जिनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लें, जिनको बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. लाइक जैसे आपके कुछ ऐसे डिपॉजिट्स वगैरह लाइक ऐसे हैं कि आपने कुछ ऐसे सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह खरीदी हुई हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं. देखिए, अब आप अगर आप एसेट्स की ही बात करें तो जो आपकी कैश इन हैंड वगैरह है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि आपके सिक्योरिटीज कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम करंट एसेट्स कहते हैं. तो ये जो एसेट्स हैं ये बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो मनी मार्केट का जब कंसेप्ट आता है तो इसमें वही सिक्योरिटीज होती हैं दैट आर क्लोज टू बीइंग मनी.
होती वो एक्चुअली मनी नहीं है, लेकिन दैट आर बीइंग क्लोज टू मनी। क्योंकि आपको पता है मनी, आपको जैसे हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अ वेरी वेल नोन कंपनी, ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। आप हमने ये डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में कुछ ऐसे इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स और कैश वगैरह रखी। वो क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि वो अपनी जब भी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वगैरह आए तो वो उसको अवेल कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो अपनी इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर सकता है। लेकिन देखिए, अगर उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट इज इन नीड ऑफ द मनी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, हमने मनी मार्केट को जब देखा तो हमने डिफरेंट उसके मार्केट्स के बारे में हमने देखा कि मनी मार्केट के अंदर रिसर्चर्स क्या कहते हैं। हमने क्रोथर की डेफिनेशन देखी, हमने आरबीआई की डेफिनेशन देखी। उन सब में यही कहा गया था कि मनी मार्केट जो हैं ये वो मार्केट्स हैं जो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है। मनी मार्केट को की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज द एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। वो क्यों थी? देखें, एक्टिव सेकेंडरी मार्केट का मतलब है कि आप मनी मार्केट में सिक्योरिटीज परचेज करते हैं और एट द मोमेंट आपका सेलर, आप सेल कर देते हैं कि आप एक दफा तो परचेज करें और वेरी नेक्स्ट मोमेंट सेल करें। तो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, आपको ऑलरेडी सेकेंडरी मार्केट का कंसेप्ट पता है कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन जो है वो इश्यूअर और इश्यूअर के दरमियान में होती है। एक ने परचेज की, दूसरे ने सेल की, दूसरे ने सेल की, तीसरे ने परचेज की। तो एक तो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, दूसरा मनी मार्केट और यूजली लार्ज डिनोमिनेशन या होलसेल मार्केट कहते हैं इसको। उसके बाद क्या है कि मनी मार्केट है लो डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि आपको पता है आपके पास लिक्विड एसेट्स होते हैं, आपको पता है कि डिफॉल्ट रिस्क इतना ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था कि मनी मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है। मनी मार्केट जो है आपके बिजनेसेस को, आपके ट्रेड्स को, आपकी कॉर्पोरेशंस को, इवन के सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि हमने देखा था कि मनी मार्केट्स की किस तरह सेंट्रल बैंक के साथ की रिजर्व रिक्वायरमेंट में जब उनको जरूरत पड़ती है तो मनी मार्केट किस तरह रोल प्ले करता है। फिर हमने देखा था कि मनी मार्केट पे कौन कौन, आपके देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट जिसे कह सकते हैं वो यूएस ट्रेजरी बिल की बात हमने की थी। उसके बाद हमने देखा था इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपकी पेंशंस हैं, आपकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। ऑल ऑफ दीज आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ हमने देखा था उसके बाद कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने ट्रेजरी बिल्स को देखा था। हमने कहा था कि ट्रेजरी बिल्स नॉर्मली जो होते हैं, आपको पता है ये बहुत ज्यादा ट्रेजरी बिल्स जो इजीली सोल्ड और परचेज किए जा सकते हैं। इसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 28 डेज के लिए होता है। टी बिल्स आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप यूएस की बात करें, जब भी हम बात करते हैं तो हम यूएस टी बिल्स की बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एफईडी, फेडरल रिजर्व फंड रेट, कि उसमें क्या होता है। फेडरल रिजर्व फंड रेट में क्या होता है, अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि उसमें कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी एफईडी जो है बेसिकली किसे कहते हैं, फेडरल रिजर्व फंड रेट। आपकी डिमांड एंड सप्लाई पे जो एक रेट बनता है, दैट इज कॉल्ड द एफईडी फंड रेट। जो आज हमारा थर्ड है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज रीपरचेज एग्रीमेंट्स। रीपरचेज एग्रीमेंट्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था, जब हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात की थी, तो हमने वहां पे रीपरचेज एग्रीमेंट्स की बात की थी, जिनको हम रेपोज कहते थे, और मैच सेल के एग्रीमेंट की बात की थी, जिनको हम रिवर्स रेपोज कहते थे। रीपरचेज एग्रीमेंट से आपको क्या पता चलता है कि रीपरचेज मतलब रीपरचेज किया गया है कुछ। अब देखिए इसमें होता क्या है नॉर्मली कि आप सिक्योरिटीज को सेल करते हो विद एग्रीमेंट टू बाय बैक विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद मनी जो आपके रीपरचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, दे वर्क सिमिलर टू द लाइक एफईडी फंड्स, बट नॉन बैंक्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट। हम रीपरचेज एग्रीमेंट्स की जब बात करते हैं तो उसमें हमने देखा था कि रीपरचेज एग्रीमेंट्स में जो रीपरचेज प्राइस होती है वो हमेशा ग्रेटर, रीपरचेज प्राइस ग्रेटर देन द ओरिजिनल सेल प्राइस। क्योंकि जो आपकी रीपरचेज प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा होगी तो जो डिफरेंस होगा दैट इज योर रिटर्न, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। Repurchase price should be greater than the original sale price. The difference effectively representing interest, sometimes called the repo rate.
अब देखिए रेपो क्या होता है, रेपो इज इक्विवेलेंट टू स्पॉट सेल कंबाइंड विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको पता हो स्पॉट सेल क्या होती है कि स्पॉन्टेनियसली ऑन द मोमेंट आपने एक चीज खरीदी और उसको आप सेल आउट कर देते हो। तो स्पॉट सेल रिजल्ट्स इन अ ट्रांसफर ऑफ मनी टू बोरोवर इन द एक्सचेंज फॉर द लीगल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी टू लेंडर, व्हाइल द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंश्योर्स रीपेमेंट ऑफ द लोन टू द लेंडर एंड रिटर्न ऑफ द कोलैटरल ऑफ द बोरोवर। तो रेपोज पे भी बेसिकली यही हो रहा होता है कि स्पॉट सेल होती है, स्पॉन्टेनियसली लोग परचेज एंड सेल करते हैं कंबाइंड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम आगे जब जाएंगे तो हम अपने फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारा टॉपिक जो है वो मनी मार्केट्स में, इसलिए इतना ज्यादा डिटेल नहीं देखते, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इस कंसेप्ट को भी बहुत डिटेल में जाके देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो डिफरेंस होता है आपकी फॉरवर्ड प्राइस में और स्पॉट प्राइस में, that is effectively the interest on the loan, while the settlement date of the forward contract is the maturity date of loan। देखिए आपकी हमने बात की थी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, रीपर्चेजिंग क्या होती है, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हम कहते हैं कि आप कोई भी मैच्योरिटी परचेज सेल आउट करते हो विद आप उसको सेल कर देते हैं और उसमें क्या होता है, बट एग्रीज टू बाय बैक एट अ सर्टेन पीरियड विद इन 15 days फॉर अ सर्टेन प्राइस। तो आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में बेसिकली होता क्या है कि आपने एक एग्रीमेंट एक चीज को सेल आउट किया और दोबारा परचेज किया, रीपर्चेज किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। जैसे आपने बात की थी कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि देखिए जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्या होता है, सेल प्राइस, उसकी सेल प्राइस और उसकी एक्चुअल प्राइस, यही चीज हम देखते हैं ना। फिर हमने बॉन्ड्स की बात की थी कि उसकी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू, बिल्कुल इसी तरह रेपो रेट का कंसेप्ट है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो रेपोज होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू द स्पॉट सेल कंबाइंड विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा रेपो की कुछ और हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें रीपर्चेज एग्रीमेंट्स की, तो दैट इज सिमिलर टू सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है, यू ऑलरेडी यहाँ पे हमने कोलेट्रल का वर्ड भी यूज किया था, तो आप लोग को ऑलरेडी ये कंसेप्ट आपके माइंड में होगा कि रेपो जो कोलेट्रल होता है या सिक्योर्ड लोन्स होता है, ये वो लोन्स होते हैं जिसमें आपने जब लोन को लिया होता है, बायर और सेलर के दरमियान ट्रांजैक्शन होती है, तो उसमें आपने कोई ना कोई चीज प्लेज की हुई होती है जिसे हम गिरवी रखवाना कहते हैं, यानी आप सिक्योर्ड होते हैं। अगर आपने लेट सपोज दैट कि आपने एक घर बनाने के लिए कुछ लोन लिया है, तो आपका एसेट था कि आप ये एग्रीमेंट करते हो, जो बोरोवर है और लेंडर है वो इस तरह एग्रीमेंट करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर बोरोवर कहता है इफ आई एम अनएबल टू गिव यू बैक दैट मनी, तो जो मेरी कार है वो तुम्हारी है, वो एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो अगर वो मैच्योरिटी पीरियड पे वो लोन वापस नहीं कर सकता तो लेंडर हैज अ फुल राइट टू कैप्चर द कार, वो उससे ले सकता है क्योंकि उनके दरमियान ये टर्म्स ऑफ कंडीशन सेट हुई थी। बिल्कुल इसी तरह जो रेपो होता है वो सिमिलर होता है सिक्योर्ड लोन के। इसमें क्या होता है, रेपो इज इकोनॉमिकली सिमिलर टू सिक्योर्ड लोन with the buyer receiving securities as collateral to protect him against default by the seller। फिर इसमें क्या होता है कि फिर आप क्योंकि वो डिफॉल्ट के अगेंस्ट जो है वो उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती है। इट मीन्स दैट रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में लो डिफॉल्ट रिस्क होता है। द पार्टी हु इनिशियली सेल द सिक्योरिटीज इज इफेक्टिवली द बोरो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मोस्ट हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज आर प्रेफर्ड एज दे आर मोर इजीली डिस्पोज्ड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। कि आप नॉर्मली क्या करते हैं कि मोस्ट जो हाईली लिक्विड आपकी सिक्योरिटीज होती हैं उनको प्रेफर करते हैं। उसके अलावा इसमें कौन कौन सी रेपोज में आप देखें आपके कौन कौन से ऐसे परचेज आप किन चीजों की करते हैं, तो इसमें आपकी ट्रेजरी और गवर्नमेंट बिल्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट एंड ट्रेजरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ जाते हैं, स्टॉक्स आ जाते हैं, मे ऑल्सो बी यूज एज कोलेट्रल इन रेपो ट्रांजेक्शंस। देखिए अगर आप इनको रख सकते हैं, लेकिन अनलाइक अ सिक्योर्ड लोन हाउ लीगल टाइटल टू सिक्योरिटीज पासेस फ्रॉम सेलर टू बायर। अब सिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि लीगल टाइटल पास नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो रीपर्चेज एग्रीमेंट से इसमें लीगल टाइटल जो है वो सेलर से बायर की तरफ मूव हो जाता है, यानी बायर को जो बायर परचेज करता है उसके पास लीगल टाइटल होता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं लोन की तरह। जैसे आप लोन क्या होता है बेसिकली, आप देखें बोरोवर और लेंडर के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हुई है
और वो ट्रांजैक्शन इस तरह हुई है कि वो कहते हैं बोरोअर और जो लैंडर हैं वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है। बिल्कुल इसी तरह जो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हैं ये सिमिलर होते हैं लोन के। इसका एक जो है आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है और इसके जो इकोनॉमिकली हम इसके इफेक्ट देखें तो वो भी लोन की तरह हैं। इसमें क्या होता है कि द सेलर लीगली रीपर्चेजेस द सिक्योरिटीज फ्रॉम द बायर एट द एंड ऑफ द लोन टर्म। However, key aspect of the repos is that they are legally recognized as a single transaction and not as a disposal and a repurchase for tax purposes. इसका सबसे जो बेनिफिट ये होता है कि इसको आप सिंगल ट्रांजैक्शन कहते हो और इसमें आपका टैक्स पर्पसेस वगैरह के लिए कुछ भी नहीं होता है। इस तमाम डिस्कशन से आपको पहले तो ये पता चला कि रीपर्चेज एग्रीमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स बेसिकली आपको ऑलरेडी मैंने इसका मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जो हैं दैट आर द एग्रीमेंट्स कंबाइंड विद स्पॉट विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने देखा था कि बिल्कुल लोन की तरह की ट्रांजेक्शन दे आर सिक्योर्ड लोन्स। दिस सेटअप मेक्स अ रेपो एग्रीमेंट्स एसेंशियली अ शॉर्ट टर्म कोलैटरलाइज्ड लोन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो शॉर्ट टर्म कोलैटरलाइज्ड लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मनी मार्केट में आप देख रहे हो रीपर्चेज एग्रीमेंट है। आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो यही हुआ है कि एग्रीज टू सेल द सिक्योरिटीज विद एग्रीमेंट टू बाय बैक द सिक्योरिटीज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मैक्सिमम 15 डेज का पीरियड होता है। इट मींस दैट इज द शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। कोलैटरलाइज्ड है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सिक्योर्ड लोन की फॉर्म में, इसलिए इनको हम शॉर्ट टर्म कोलैटरलाइज्ड लोन कहते हैं। This is one market that FED may use to conduct its monetary policy. देखिए रीपर्चेज एग्रीमेंट्स जो हैं ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि जब फेडरल रिजर्व सिस्टम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है तो दैट इज अ एग्रीमेंट। रीपर्चेज एग्रीमेंट जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन की जब बात की थी हमने कहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी प्लेस है जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है। तो फिर हमने ये डिस्कस किया था कि बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज किस तरह हो सकती हैं। तब हमने रीपर्चेज एग्रीमेंट्स की बात की थी, रेपोज की बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि रेपोज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि रेपोज आर गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि रेपोज में आपका एग्रीमेंट ये होता है कि आप बाय बैक करोगे। बाय बैक सेलिंग एंड बाय परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है। तो इट मींस दैट आल्सो इन्वॉल्व द सप्लाई ऑफ मनी। जब सप्लाई ऑफ मनी की बात करेंगे तो वो डायरेक्टली रिलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि एक ऐसी पॉलिसी दैट इज गोइंग टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। अब फेडरल FED परचेजेस सेल ट्रेजरी सिक्योरिटीज इन द रेपो मार्केट। उसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से लोग हैं जो रेपोज में इंगेज हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी डीलर्स जो है नॉर्मली वो रेपोज में होते हैं, मतलब वो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स करते हैं। डीलर क्या करता है, द डीलर सिक्योरिटीज को सेल करता है बैंक को। जब वो डीलर सिक्योरिटीज बैंक को सेल कर देगा और उसके साथ ही प्रॉमिस होता है टू बाय द सिक्योरिटीज बैक द नेक्स्ट डे। इसका मतलब आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डीलर सिक्योरिटीज जब बैंक को सेल करता है और अगले ही दिन परचेज कर लेते हैं तो एक किस्म का शॉर्ट टर्म कोलैटरलाइज प्लेज्ड लोन है। सिक्योरिटीज जो डीलर यूज करते हैं वो नॉर्मली रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में इसलिए कि टू मेंटेन देयर लिक्विडिटी एंड टू टेक द एडवांटेज ऑफ एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट। लिक्विडिटी की आपको ऑलरेडी पता है कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी ऐसा आपने एसेट कन्वर्ट किया तो आप इजीली कर सकते हैं, और एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट में आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज आप लोगों के माइंड में है और हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो इंटरेस्ट रेट में कोई भी ऐसी चेंज आएगी तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट रेट चेंजेस के ऊपर नॉर्मली बिजनेसेस और आपकी कॉर्पोरेशंस वगैरह इसको इजी आप फॉरकास्ट कर रहे होते हो, क्योंकि जैसे आपका इंटरेस्ट रेट में कोई मूवमेंट आएगी तो आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी आपकी इकोनॉमी को। इसी तरह रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में भी यही है कि सिक्योरिटी डीलर्स को जो बेनिफिट होता है, एक तो रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में इसलिए जाते हैं टू मेंटेन इट्स लिक्विडिटी और सेकेंडली टू टेक द एडवांटेज of anticipated changes in the interest rate. Then Federal Reserve also use repos in conducting monetary policy.
Conduct of monetary policy requires that FED adjust bank reserves on temporary basis. To accomplish this adjustment, the FED will buy or sell treasury securities in the repo market. Already मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरह आपकी जो रेपो एग्रीमेंट्स हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने में किस तरह रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट ऑन रेपोस। रेपोस के ऊपर रीपर्चेज एग्रीमेंट्स पे किस तरह का रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योर्ड लोन्स होती हैं विद ट्रेजरी सिक्योरिटीज, दे आर यूजुअली लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स एंड देयरफॉर हैव लो इंटरेस्ट रेट्स। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इसलिए लो रिस्क क्यों है। सबसे पहली बात क्योंकि इसमें हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं। अगर ट्रेजरी सिक्योरिटीज की बात करें तो ये बहुत इजीली आप इसको सोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत एक एक्टिव सेकेंडरी मार्केट है। जब आप लो लिक्विड एसेट्स में यानी लो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका डिफॉल्ट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपको पता है कि लिक्विड एसेट में आप लोगों की माइंड में है, आप इसको फौरन कन्वर्ट करा लोगे। जब इसका लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है इसका इंटरेस्ट रेट भी कम है। वही बात, आप हायर इज द रिस्क हायर इज द रिवॉर्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखें तो आप 1985 में हम एक एग्जांपल में आपके साथ शेयर करती हूँ। ESM गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बैवेल, ब्रेसलर एंड स्कूलमैन डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। इन्होंने क्या किया था, ये बैंकरप्ट क्यों हुए थे? क्वेश्चन ये था कि इन्होंने जो है एक ही सिक्योरिटीज को कोलेटरल लिखवाया हुआ था, प्लेज कराया हुआ था मोर देन वन लोन। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल बताती हूँ। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने ये किया कि बैंक है वो क्या करते हैं कि इन फर्म्स में क्या ABCDE फर्म्स हैं। अब ए के पास XYZ 3 लोग आए हैं और वो जो है उनसे लोन दे रहे हैं, तो एक ही सिक्योरिटी को वो कोलेटरल लिखवाते जाएंगे। तो देखिए आपको अगर आप 5-6 किस्म के लोन एक ही बंदे से ले लिए और एक ही सिक्योरिटी है, अब जो कलेक्टिवली 5-6 लोन्स हैं उनकी प्राइस या उनकी जो अमाउंट है दैट इज ग्रेटर देन द थिंग दैट इज कोलेट्रल, तो वो अगर डिफॉल्ट हो भी जाएगा तो उनको मसला नहीं है, क्योंकि उनकी वही चीज दी जाएगी और उनको पता है जो हमने एसेट एज अ कोलेट्रल लिखवाया हुआ है उसकी प्राइस कम है, तो दैट लीड्स टू द बैंकरप्सी। ये आप वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये एक अगर आप इंटरनेट वगैरह पे जाके इसको सर्च आउट करें तो ये एक मिनी केस है कि किस तरह ये सिक्योरिटीज थी। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो मनी मार्केट्स में हमने हर पार्टिसिपेंट्स को, हर इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा थोड़ा सा देखना है। ज्यादा डिटेल अगर आप बहुत ज्यादा देखना चाह रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो आप लोग देख सकते हैं। और बल्कि मैं ये कहूंगी कि आप लोगों की ये एक असाइनमेंट है कि आप इसको देख के आए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ शेयर करें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ये जितनी भी एग्जाम्पल मैंने कोट की इसमें क्या हुआ था, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स किस तरह थे, किस तरह उन्होंने मोर देन वन सिक्योरिटी के साथ एक ही चीज सिक्योरिटी कोलेटरल लिखवाई थी और किस तरह फर्म्स बैंकरप्ट हुई थी। देन हम बात करते हैं निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, हम निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को हम CDs भी कहते हैं। A negotiable certificate of deposit is a bank issued security that documents a deposit and specifies the interest rate and the maturity period. निगोशिएबल सर्टिफिकेट क्या है कि एक ऐसी बैंक इशूड सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी दैट इज इशूड बाय द बैंक। ठीक है, उसमें क्या करते हैं दैट डॉक्यूमेंट्स आर डिपॉजिट एंड उसमें क्या है कि आपकी एक ऐसी सिक्योरिटी जो आपकी बैंक इशू करता है और दैट स्पेसिफाइज द इंटरेस्ट रेट और मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि एक कोई ऐसी सिक्योरिटी जो बैंक ने इशू की है और बताया है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड 6 मंथ्स का है और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है। अब इसमें दो तरह की चीजें आती है, टर्म डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स में क्या होता है कि इसका स्पेसिफाइड पीरियड होता है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, हैव अ स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, यानी आपने और नॉर्मली जो सीडीज होती हैं वो टर्म डिपॉजिट्स होती हैं, उसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है कि आपकी इस डेट तक है। लेट्स सपोज दैट कि आपने कोई भी सिक्योरिटी इशू की है तो आप लोग ये कह देते हो कि 30 जून तक जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, दैट कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम।
और जो निगोशिएबल सीडी की हम बात करें तो वो टर्म डिपॉजिट होती है, और निगोशिएबल सीडी जो है इज आल्सो नोन एज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट. दिस मींस दैट हुएवर होल्ड द इंस्ट्रूमेंट्स एट मेच्योरिटी रिसीव्स द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. इसका क्या मतलब है कि जिसके पास भी मेच्योरिटी डेट के ऊपर जो सिक्योरिटी को होल्ड कर रहा होगा, जो एक्चुअली होल्डर ऑफ द सिक्योरिटी होगा, वो रिसीव करेगा इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. The CD can be bought and sold until maturity. यानी कि मेच्योरिटी तक वो खरीदी और सेल की जा सकती है. यानी कि आपको पता चला कि निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं ये is a security that is issued by a bank, documents of deposit and specifies the interest rate and maturity. इसमें आपको चार चीजें पता चली कि a security that is issued by a bank, that has a specified maturity period, that has a specified interest rate. और इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सीडीज को आप बेयरर इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो. बेयरर इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि जो भी सिक्योरिटी को होल्ड करेगा एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी, वो पर्सन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव करेगा. अब देखें कि टर्म्स क्या हैं. कि देखिए जाहिर है आपको पता है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट किया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. अब इसकी टर्म्स क्या हैं? टर्म्स ऑफ निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स. इसमें क्या है कि आपकी जो डिनोमिनेशंस हैं, तो डिनोमिनेशंस ऑफ डिपॉजिट्स रेंज फ्रॉम 100,000 टू 10 मिलियन. कि आप मिनिमम आप अगर आप सीडीज में कोई इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 100,000 है और मैक्सिमम क्या है 10 मिलियन. लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग 1 मिलियन तक इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं और इसको कहते हैं राउंड लॉट. क्योंकि अगर आप राउंड लॉट जो होता है ना, बेसिकली ये होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ट्रेड की जा सकती है विदाउट इंक्रीजिंग हाई ब्रोकरेज फी. क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी सिक्योरिटीज वगैरह पे की जाती हैं तो ब्रोकरेज फी या कमीशन फी वगैरह पे की जा सकती है. तो जो राउंड लॉट होता है जिसमें 1 मिलियन का होता है, इसमें आपको नॉर्मल ब्रोकरेज फी के ऊपर आप नॉर्मली सिक्योरिटीज ट्रेड की जा सकती हैं. निगोशिएबल सीडीज टिपिकली हैव अ मैच्योरिटी ऑफ 1 to 4 months. अब देखिए आपने टी-बिल्स की मैच्योरिटी पीरियड को देखा था कि 28 डेज का है. इसी तरह हमने अभी निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स का देखा है कि नॉर्मली हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 to 4 days. रेपोज की बात करें तो वो भी नॉर्मली विद स्पेसिफाइड पीरियड तो 15 डेज. तो देखिए आप इन सब में आप ये चीज नोट कर रहे होंगे, हम आगे भी जब डिस्कस करेंगे इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में जो टाइम पीरियड है वो देखिए बहुत थोड़ा सा है. यानी कि आप हमने बात की थी ना मनी मार्केट्स में क्यों आते हैं, तो मनी मार्केट्स देखिए इनका टाइम पीरियड ड्यूरेशन जो है नॉर्मली डेज में हम बात करें. अब इंटरेस्ट रेट आपको पता है, इंटरेस्ट रेट क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. इंटरेस्ट रेट किस तरह है, इंटरेस्ट रेट की क्या जो है वो सीडीज के ऊपर, निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट की क्या इन्फ्लुएंस है या उस पर इंटरेस्ट रेट कैसे किया जाता है. द रेट्स पेड ऑन निगोशिएबल सीडीज आर निगोशिएटेड बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर. ठीक है. अब इसमें क्या है कि जो आपके रेट्स हैं वो निगोशिएट होते हैं बैंक एंड कस्टमर के साथ. They are similar to rate paid on other money market instrument because the level of the risk is relatively low. अब देखिए यहाँ पे ये लेस रिस्की होती हैं, इसमें इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता. और इसमें क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा सेंट्रल बैंक्स हैं वो आपको रेट ऑफर करते हैं लोअर देन बैंक्स, ताकि इन्वेस्टर्स जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें. आपका इसमें आपने तीन चीजें देखी कि रेट क्या होता है. एक तो निगोशिएबल रेट होता है बिटवीन बैंक एंड द कस्टमर, और रेट जो होता है वो नॉर्मली कम होता है क्योंकि लेवल ऑफ रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है. अब हम जो आपको नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ये बताएगा कि सीडी रेट्स और टी बिल्स रेट्स को देखा 1990 से थ्रू 2010. एक ग्राफ बना हुआ है जो आपको ये डिपिक्ट कर रहा है कि 1990 से पीरियड से लेके 2010 तक क्या जो है सीडी रेट्स क्या था और टी बिल रेट्स क्या था. ये हमने देखा है. आप देखें इसमें वही टाइम पीरियड, इसमें हम निगोशिएबल सीडी रेट्स को और टी बिल रेट्स को देख रहे हैं. एक तरफ हमने इंटरेस्ट रेट को प्लॉट किया, एक तरफ हमने ईयर्स को देखा है. हम ये देख रहे हैं कि किस तरह निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे और ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट रेट क्या है. तो देखिए आप अगर हम देखें तो दोनों चीजें पैरेलली मूव कर रही हैं विद स्लाइट चेंजेस. आप देखें अगर तो 1990 में जो टी बिल्स थे उनका जो इंटरेस्ट रेट था वो 8 था, और
जो निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है वो 8 से थोड़ा ऊपर लाए कर है, तो विद माइनर डिफरेंस। और ये देखें आप अगले पीरियड्स में देखें 1993 में अगर आप देखें तो टी बिल्स का रेट और निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ रेट्स बिल्कुल एक तरह मूव कर है और बिल्कुल स्लाइड चेंजिंग्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या है? कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय कॉर्पोरेशंस दैट मैच्योर इन नो मोर देन 270 डेज। अगेन आप देखें कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 270 डेज। और क्या है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय कॉर्पोरेशंस। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपको नजर आई कि ये अनसिक्योर्ड हैं, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं दैट इज इशूड बाय कॉर्पोरेशन विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 270 डेज। अब देखिए ये सिक्योरिटीज क्योंकि अनसिक्योर्ड हैं, इसमें क्या है कि नॉर्मली लार्ज और जो क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेशंस हैं वो कमर्शियल बैंक को कमर्शियल पेपर्स को इशू करती हैं। अब अगर हम बाकी देखें, जब हमने सीरीज की बात की थी या हमने उससे पहले रीपरचेज एग्रीमेंट्स की बात की थी तो हमने कहा था वो सिक्योर्ड लोन्स हैं, लेकिन अगर हम कमर्शियल पेपर्स में देखें तो अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं। अब टर्म्स क्या है, इशुएंस क्या है? जाहिर है ऑफ कोर्स कोई ना कोई टर्म्स वगैरह तो होंगी। कमर्शियल पेपर ऑलवेज हैज अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 270 डेज। However, commercial paper actually matures in 20 to 45 days. देखिए अब उन्होंने कहा मिनिमम जो है ना वो मैक्सिमम नॉट मोर देन 270 डेज और मिनिमम 20 to 45 days. Like T-bills, most commercial paper is issued on discounted basis. About 60% of the commercial paper is sold directly by the issuer to the buyer. कि आपको क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि कमर्शियल पेपर डायरेक्टली इशुअर से बायर की तरफ चले जाते हैं। जिस तरह आप देख लें कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ होती थी, प्राइमरी मार्केट में भी इसी तरह होती थी कि इशूअर और बायर कैसे। और अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी मार्केट फॉर द कमर्शियल पेपर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है कमर्शियल पेपर के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अब अगर हम कमर्शियल पेपर की हिस्ट्री की बात करें तो कमर्शियल पेपर हैज बीन वाइडली यूज्ड सिंस 1920s। The next slide shows actual commercial paper rates and the prime rates 1990 through 2010. अब देखें आप, although the two track closely in terms of movements, notice that difference between two remains roughly 200 basic points. अब देखें यहाँ पे क्या हमने जो पिछला ग्राफ था उसकी तरह हम देखें हमने रेट को प्लॉट किया और 1990 से 2010 तक देखा, तो हमने देखा रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर एंड द प्राइम रेट पे अगर बात करें तो प्राइम रेट और कमर्शियल पेपर जो है वो उसमें जो चेंजिंग्स आ रही हैं आप देखें कि आप 1990 में अगर देखें तो रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर पे जो इंटरेस्ट रेट आपको नजर आ रहा है वो 8% है और प्राइम रेट अगर आप देखें तो 10% है। 200 बेसिक पॉइंट्स का डिफरेंस आपको हर जगह नजर आएगा। फिर इसी तरह आप देखें इन द 1993 तो आपको समवट जो रिटर्न ऑन कमर्शियल पेपर है वो 3 नजर आएगा और अगर आप प्राइम रेट की बात करें तो 5 नजर आएगा। तो देखें बिल्कुल आपको 200 बेसिक पॉइंट्स का, ऑल्दो दे स्लाइटली हैव सेम मूवमेंट्स, बहुत ज्यादा सेम तो नहीं है लेकिन 200 बेसिक पॉइंट्स का आपको डिफरेंस नजर आएगा। आपको अब जो नेक्स्ट स्लाइड में नजर आएगा वो ये होगा कि एक्चुअल कमर्शियल पेपर वॉल्यूम कि एक्चुअली क्या था, वॉल्यूम किस तरह जब इकोनॉमिक रिसेशन आया तो वॉल्यूम फेल सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिसेशन। आप देखें एनुअल क्वाइट मार्केट तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्योंकि रिसेशन फेज में आपको पता है कुछ ना कुछ आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है तो आपको वॉल्यूम जो था, एक्चुअल वॉल्यूम था कमर्शियल पेपर का, वो जो है वो डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल पेपर और अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन बिलियन, आप देखें आप 1992 से यहां पे आप देखें रिसेशन फेज में वो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो गया है।
हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल पेपर नोन एज एसेट बेस्ड कमर्शियल पेपर्स दैट प्लेज अ की रोल इन द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008. These were backed by scrutinized mortgages, often difficult to understand. This special part of commercial paper market accounted for about $1 trillion. देखिए एसेट बेस्ड कमर्शियल पेपर क्या होता है? एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर जो है बेसिकली वो ये होता है कि आपको इससे पता चल रहा है कि आपने कुछ ना कुछ मॉर्गेज कराया होता है. एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं, लेकिन अगर हम इसकी स्पेशल टाइप देखें जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो जो सबसे ज्यादा मेजर रोल था वो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर ने ही प्ले किया था. और वो उसकी जो अगर हम उसमें देखेंगे उसका स्पेशल पार्ट है एक, और उसकी जो अमाउंट देखें तो वो $1 ट्रिलियन है. अब देखें अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एसेट जो है वो पुअर है तो क्या होगा कि आपका जो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर है वो भी उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर वाज हेल्ड बाय मेनी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. These funds also experienced a run. The government eventually had to step in to prevent the collapse of the money market mutual funds. अब देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या है कि आप देखें, आप कह रहे हैं कि आपने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करनी है जो अब उसमें आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि लाइक दो पार्टीज है ए और बी, वो आपस में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं. अब जो ए है उसने कोई मशीनरी मंगवाई है बी से, अब बी भी कहता है कि मैं ए को नहीं जानता तो मैं मशीनरी उसको कैसे भेज दूं. ए कहता है कि मैं भी बी को नहीं जानता, मैं इसको इतनी बड़ी हैवी अमाउंट कैसे दे दूं. तो उस टाइम क्या होता है कि बैंक्स जो है जैसे इंटरमीडिएटिंग रोल प्ले करता है कि बैंक्स के थ्रू ट्रांजेक्शन होती है, जिसे हम बैंकर्स एक्सेप्टेंस कहते हैं. दैट इज अ कंसेप्ट सिमिलर टू नोन एज बैंकर्स एक्सेप्टेंस. बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता क्या है? एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू ए बेयरर ऑन ए गिवन डेट, कि आप देखें आपने बेयरर को एक स्पेसिफाइड अमाउंट देनी है एट ए गिवन डेट इफ स्पेसिफाइड कंडीशंस हैव बीन मेट, यूजुअली डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस्ड गुड्स, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि देखें ए और बी के दरमियान था, बी ने मशीनरी भेजनी थी और ए ने पेमेंट करनी थी. अब ए ने क्या करना है, एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, स्पेसिफाइड अमाउंट कितनी होगी, लाइक अगर आप कह रहे हैं कि 1 मिलियन है तो उसने 1 मिलियन वो जो कहेगा कि ये डेट ऑफ डिलीवरी है 1 मिलियन जो है वो पे करेगा कब, जब उसकी कंडीशंस फुलफिल होंगी. और बी क्या करेगा, वो अपनी जो उसने गुड्स डिलीवर करनी है जिसका प्रॉमिस था वो डिलीवर करेगा. दीज आर ऑफन यूज्ड व्हेन बायर्स सेलर्स ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स लिव इन डिफरेंट कंट्रीज. जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने कुछ इंपोर्ट करना है आपको नहीं पता, आप इलेक्ट्रॉनिकली जिससे कोई चीज परचेज करते हैं, उस केस में जो है बैंकर्स एक्सेप्टेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. अब बैंकर्स एक्सेप्टेंस एडवांटेजेस देखें आप क्या हैं. देखिए जाहिर है बैंक एक रोल तो प्ले कर रहा है, अगर बैंक का रोल ना हो तो ए और बी में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पे एक डिफॉल्ट हो, वहां वो बहुत ज्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन है, और जब बहुत ज्यादा रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, डिफॉल्ट के चांसेस भी ज्यादा हैं, यू माइट गेट इन द लाइक क्रेडिट रिस्क. आपको पता ही नहीं, अगर ए पैसे भेज देता है विदाउट एनी गारंटी तो उसको कैसे पता चलेगा ट्रांजैक्शन कैसे हुई भी है कि नहीं, उसको गुड्स नहीं मिलते तो उसको नुकसान हो सकता है. इन दैट केस बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. उसके अगर आप बेनिफिट्स देखें, एक्सपोर्टर पेड इमीडिएटली, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन में. एक्सपोर्टर शील्डेड फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, कि आपको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी नहीं होगा, बेयर करना पड़ेगा. एक्सपोर्टर डज नॉट हैव टू असेस द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द इंपोर्टर. इंपोर्टर्स बैंक गारंटीज पेमेंट क्रूशियल टू इंटरनेशनल ट्रेड. क्या आपको पता है ये सारे वो देखिए, आपको बेसिकली जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है वो एक मेजर रोल जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्टर और एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही प्ले करेगा. क्योंकि जब आपने अगर यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आप अपनी चीज लेके आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, हम इस जगह पे मिलेंगे और ट्रांजैक्शन हो जाएगी, या आप मार्केट में जाके. लेकिन जहाँ पे आपकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है, आप जाहिर उस कंट्री तो नहीं जा सकते हो, तो इन दैट केस इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो आपका बैंकर्स एक्सेप्टेंस है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल.
इसलिए जो है नॉर्मली बैंक्स जो अगर आप देखें तो आप अपनी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक्स को इसलिए कहा जाता है वन ऑफ द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा आप देखें कि अगर हम ब्रॉडर व्यू में बात करें तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस अवॉइड द नीड टू एस्टैब्लिश द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ ए कस्टमर लिविंग अब्रॉड। ठीक है, उसके अलावा आप देखें कि आपके बैंकर्स एक्सेप्टेंस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि देयर इज एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि एक्टिव सेकेंडरी मार्केट कि अभी यहां से चीज ली और वहां सेल कर दी, और उसमें आपकी बहुत ज्यादा देयर इज एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस अंटिल दे मैच्योर। The terms of the note indicate that the bearer, whoever that is, will be paid upon maturity। वही क्या आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से सेट कर लेनी है। अब हम बात करेंगे यूरो डॉलर्स की। यूरो डॉलर्स बेसिकली क्या है? यूरो डॉलर्स रिप्रेजेंट डॉलर्स डिनोमिनेटेड डिपॉजिट्स हेल्ड इन द फॉरेन बैंक्स। The market is essential since many foreign contracts call for the payment in US dollars due to stability of the dollar relative to other currencies। आपको पता है कि हमारी तमाम, अगर हम अपने एक्सचेंज रेट की बात करें तो उसमें जितना भी होता है हम देखते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि डॉलर को नॉर्मली कहा जाता है कि एक डॉलर की जो स्टेबिलिटी ऑफ डॉलर की वजह से जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, नॉर्मली जितनी पेमेंट्स हो रही होती है वो यूएस डॉलर्स में हो रही होती हैं। यूरो डॉलर्स मार्केट किस तरह ग्रो की? जब यूरो डॉलर मार्केट ने ग्रो इस तरह किया कि जो डिपॉजिटर्स थे क्योंकि उनको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था डॉलर डिपॉजिट में, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पता है कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जाहिर है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो डिपॉजिटर्स को उसका तो प्रॉफिट है, बोरोर की वो कॉस्ट होती है लेकिन डिपॉजिटर्स को तो बेनिफिट मिल रहे हैं। उनको पता है कि डोमेस्टिक मार्केट में इतना नहीं है, तो इसलिए डिपॉजिटर्स ने वहां पे उनको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिल रहा था, इसलिए उन्होंने वहां पे डॉलर्स वगैरह में शुरू डिपॉजिट्स वगैरह रखवाना शुरू किए। तो दिस इज द रीजन दैट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द यूरो डॉलर मार्केट्स। Then multinational banks are not subject to the same regulations restricting US banks, and because they are willing to accept narrower spread between the interest paid on deposits and interest earned on loans। Already वही बात हमने कि interest paid on deposit and interest earned on loans, तो जो है उसमें आप देखें नैरोअर स्प्रेड है इतना ज्यादा, तो आपको देखें आपने इंटरेस्ट पे किया डिपॉजिटर्स को, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहा ना, जिस डिपॉजिटर्स को अगर आप पे करेंगे तो बोरोअर से आप ले रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, तो आपका इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा उसमें। फिर हम बात करेंगे यूरो डॉलर रेट्स की। जब हम बात करते हैं, हमने डॉलर्स की बात की, तो लंदन इंटरबैंक बिड रेट, वो क्या रेट है? द रेट पेड बाय बैंक्स बाइंग फंड्स, कि वो रेट जब बैंक्स जो हैं फंड्स वगैरह बाय कर रहे होते हैं तो जो रेट जिस पे लेते हैं उसको हम लंदन इंटरबैंक बिड रेट कहते हैं। फिर एक लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट है, वो क्या है? द रेट ऑफर्ड फॉर द सेल ऑफ फंड्स। जब आप परचेज की बात करेंगे तो लंदन इंटरबैंक बिड रेट कहेंगे, और जब आप सेल की बात करेंगे तो लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट की बात करेंगे। और इसमें क्या होता है? नॉर्मली दोनों में टाइम डिपॉजिट्स होता है कि जिसमें फिक्स्ड मैच्योरिटीज होती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं होता। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं उसमें कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, दैट कैन बी विथड्रॉन एट एनी टाइम। अब ग्लोबली हम देखें तो यूरो डॉलर्स जो हैं दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट्स। 1950s में सोवियत यूनियन जो है उसमें जब क्या था कि तमाम जितने भी वहां पे डिपॉजिट्स वगैरह थे वो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स थे, क्योंकि तमाम बैंक्स जो यूएस बैंक्स थे। फिर क्या हुआ कि उनको ये था कि यूएस माइट सीज देम, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया कि यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन थी उन्होंने तमाम डॉलर्स को यूरोपियन बैंक्स में ट्रांसफर कर दिया, क्रिएटिंग द यूरो डॉलर मार्केट। अब देखें आप यूरो डॉलर कैसे बना कि तमाम डॉलर्स को यूएस डॉलर्स को यूरोपियन बैंक्स में ट्रांसफर किया गया। जब यूरोपियन बैंक्स में ट्रांसफर किया तो उन्होंने वहां से डॉलर की जो टर्म है वो क्रिएट की गई।
अब हम देखेंगे, देखिए हमने यहाँ पे अभी तीन चीजों को देखा। हमने देखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि आपका जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है वो क्या है, यूरो डॉलर्स क्या है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस की हम बात करें तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस हमने नॉर्मली देखा था कि इंटरनेशनल ट्रेड में जब आपको पता है आप एक दूसरे को नहीं जानते, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करना चाहें तो तब आप बैंकर्स एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं। फिर हमने देखा यूरो डॉलर्स। यूरो डॉलर्स बेसिकली क्या है, आपको मैं ऑलरेडी जब फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि यूएस मार्केट्स जो है वो उनको 1980s तक वर्ल्ड लीडिंग मार्केट कंसीडर किया गया। इसीलिए हम देखें जब भी कोई बात करते हैं हम डॉलर्स की बात करते हैं। नाउ डेज जो है वो जापान लीडिंग मार्केट है, लेकिन यूएस का जो है वो एक उसका अगर हम कहीं भी बात करेंगे तो यूएस मार्केट का एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। ऑल्दो बाद में कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए जैसे 9/11 वगैरह आया जिसने यूएस मार्केट की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, कुछ और ऐसे फैक्टर्स थे, लेकिन फिर भी यूएस मार्केट्स को वर्ल्ड लीडिंग मार्केट समझा जाता रहा 1980s तक। अब मैं आपको बताऊंगी कंपेयरिंग मनी मार्केट सिक्योरिटीज। देखिए हम कंपेयर करेंगे मनी मार्केट सिक्योरिटीज, तो आपने देखी कि कौन कौन सी हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो 1990 से 2010 तक का जो पीरियड था उसमें क्या पैटर्न रहा, उसमें किस तरह जो है वो इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस क्या रही कि वो किस में कौन से इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहे। इसको हम ग्राफिकली देखेंगे। देखें ये एक जो बार चार्ट आपको नजर आ रहा है, इसमें देखें आपको जो पर्पल कलर है वो डिपिक्ट कर रहा है आपके फेडरल रिजर्व फंड्स को। ठीक है, हमने आज के जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे उन्हीं को हम देख रहे हैं। हमने फेडरल रिजर्व फंड्स की बात की थी, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि फेडरल रिजर्व फंड्स क्या होते हैं। ये वही फंड्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपको पता है कि हर बैंक जो है फेडरल रिजर्व में अपने कुछ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स मेंटेन करता है, ऑल्दो उनके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह पे नहीं किया जाता। फिर इन द केस ऑफ एनी शॉर्टेज तो बैंक्स रिजर्व्स होते हैं वो उन दूसरे बैंक जिनको शॉर्टेज होती है उनको लेंड करता है। तो इस ग्राफ में पर्पल कलर एफईडी फंड्स को डिपिक्ट कर रहा है, ब्लू कलर ट्रेजरी बिल्स को। ट्रेजरी बिल्स तो आपको ऑलरेडी पता है कि दैट हैज द मोस्ट एक्टिव सेकेंडरी मार्केट और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 28 डेज होता है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिर आप लोगों को पता है कि सर्टिफिकेट ऑफ सीडीज जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड नॉट मोर देन 270 डेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मैच्योरिटी डेट होती है, इसमें टाइम डिपॉजिट होता है। ये ग्रीन कलर उसको डिपेक्ट कर रहा है और येलो कलर कमर्शियल पेपर को। कमर्शियल पेपर हमने बात की थी तो हमने कहा था अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज नॉट मोर देन द 270 डेज। नॉर्मली ये 15 to 40 डेज का होता है। अब हम देख रहे हैं कि मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट रेट की क्या फ्लक्चुएशन रही। एज यू ऑल नो दैट इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशंस और उसकी फॉरकास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट एक ऐसा वेरिएबल है जो हमारी इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट करता है और इंटरेस्ट रेट जो एक इंडिकेटर है, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, इन्फ्लुएंस होता है तो आपके तमाम चीजों पे देखिए आप अभी तमाम आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसके इंटरेस्ट रेट की वजह से उसका इम्पैक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि जनवरी 1990 में अगर हम बात करें तो एफईडी फंड रेट्स का जो आपको नजर आ रहा है, डिपिक्ट कर रहा है जो ग्राफ आपका, वो इंटरेस्ट रेट स्लाइटली मोर देन 8, ट्रेजरी बिल्स का स्लाइटली लेस देन 8, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स स्लाइटली इक्वल टू द एफईडी फंड रेट्स, कमर्शियल पेपर्स दैट इज इक्वल टू 8। देखिए अगर आप इन चारों को देखें तो ये चारों जो हैं आपके फंड्स, एफईडी फंड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और सीडीज, चारों का जो इंटरेस्ट रेट 1990 में रहा है वो स्लाइड चेंजेस के साथ रहा है, मोर और देन इक्वल टू 8 रहा है, बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है। अब देखिए इंटरेस्ट रेट इन चारों फैक्टर्स को एक साथ एक ही तरह इंपैक्ट किया है। फिर हम सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। 1991 में अगर आप देखें तो आपको फेडरल फंड रेट जो है वो स्लाइटली लेस देन 7 नजर आ रहा है। आपके ट्रेजरी बिल्स जो है वो 6.5, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है स्लाइटली 1 पॉइंट ग्रेटर देन 7 और कमर्शियल पेपर्स देन अगेन इक्वल टू 7। तो आप देखिए इन तमाम कंट्रीज में इसमें भी तमाम का इंटरेस्ट रेट सेम जा रहा है। आप किसी भी ईयर का उठा के देख लें, अब आप जनवरी 2002 का देख लें,
कि आपको नजर आएगा कि चारों का इंटरेस्ट रेट एक साथ मूव हो रहा है। हम कंपैरिजन देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का क्या कंपैरिजन है, क्योंकि जब हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, आपको पता है कि हम ये वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, तो जब हम लोन वगैरह लेते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह की जाती है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट है। हम इंटरेस्ट रेट को देख के चलते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में हमें जाना चाहिए। तो आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो इंटरेस्ट रेट आर मोर और लेस इक्वल टू, ऑल दीज हैव मोर और लेस इक्वल टू इक्वल इंटरेस्ट रेट्स। इन पे कोई भी इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है। इसलिए अगर आप मनी मार्केट में जब किसी इंस्ट्रूमेंट में जाएं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो एफईडी फंड हो, ट्रेजरी बिल्स हो, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो या कमर्शियल पेपर्स हो, उन पे आपको इंटरेस्ट रेट का इतना, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस अब तो देख चुके हैं, तो वो बहुत इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि जब लोग जाते हैं कोई भी, हम लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि मैंने आज कुछ देखा तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले मेरे माइंड में तो इंटरेस्ट रेट आएगा। इंटरेस्ट रेट तो नॉर्मली इक्विवेलेंट है। अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी, क्योंकि आपको पता है हम बहुत शुरू से, आप लोग को भी शायद आइडिया हो कि जब भी हम कोई लेक्चर, कोई भी टॉपिक देखते हैं, अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उन सब में हमने इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी की बात की, क्योंकि बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर दूसरा क्या, कि लिक्विडिटी में आपको डेप्थ ऑफ सेकेंडरी मार्केट चाहिए होती है। उसके अलावा लिक्विडिटी में आपका लेस रिस्की होता है, लो डिफॉल्ट रिस्क होता है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो समराइज करेगी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, इशूअर्स, बायर्स, मैच्योरिटी एंड सेकेंडरी मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने ये ग्राफिकल एनालिसिस आपको या टेबल्स, और मेरी कोशिश ये है कि आपको इनसे ज्यादा बेहतर, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट सब पे देखा, हमने हर किसी की बात की, लेकिन जाहिर है आपको माइट पॉसिबल भी कुछ भूल जाए, लेकिन ये ग्राफ जो है वो इस तरह डिपिक्ट कर रहा है तमाम चीजों कि आपको वो चाहे भूल जाए, लेकिन आपको ये पता होगा कि ग्राफ में जो बार चार्ट है उसकी मूवमेंट स्लाइटली इक्वल और लेस थी। अब हम देखेंगे मनी मार्केट सिक्योरिटीज इन देयर मार्केट्स। सबसे पहले मनी मार्केट सिक्योरिटी में ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इशूअर कौन है, यूएस गवर्नमेंट है। बायर कौन है, कंज्यूमर्स एंड कंपनीज हैं। और इसकी यूजुअल मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 4 डेज, 13 डेज एंड 26 वीक्स। और सेकेंडरी मार्केट देखें तो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है। सबसे ज्यादा जो सेकेंडरी मार्केट अच्छी है वो यूएस ट्रेजरी बिल्स की है, इसीलिए यूएस ट्रेजरी बिल्स जो है बहुत जल्दी सेल एंड परचेज होते हैं। ठीक है, आपको, क्योंकि ये ट्रेजरी बिल्स है, गवर्नमेंट इसकी, यूएस गवर्नमेंट इसको इशू कर रही है, बायर कंज्यूमर्स वगैरह हैं। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो दैट इज 4, 13 एंड 26 वीक्स। और सेकेंडरी मार्केट इसकी एक्सीलेंट है। देन वी आर गोइंग टू मूव टू फेडरल फंड। इसका इशूअर कौन है, बैंक्स हैं, क्योंकि फेडरल फंड है। लेकिन आप एक और बात यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी, माइट पॉसिबल भी मैं वहां पे ना मेरे माइंड में हो। जो फेडरल फंड रेट है, ये इसका कुछ भी गवर्नमेंट के साथ नहीं होता। ये इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट के साथ है। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट इसको कर रही है। नो नो, दैट इज नॉट द केस। दैट कंसेप्ट इज मिसलीडिंग कंसेप्ट। एफईडी में इशूअर कौन है, बैंक्स हैं। बायर कौन है, बैंक्स हैं। मैच्योरिटी क्या है, 1 to 7 डेज। अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है। रीपरचेज एग्रीमेंट्स, रेपोज जो है, इनके इशूअर्स कौन है, बिजनेसेस एंड बैंक्स। बायर्स कौन है, बिजनेसेस एंड बैंक्स। मैच्योरिटी पीरियड 1 to 15 डेज। और अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो दे हैव एन गुड सेकेंडरी मार्केट, नॉट गुड एज टी बिल्स बट हैव अ गुड सेकेंडरी मार्केट। देन निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडीज की बात करें, इशूअर्स कौन है, लार्ज मनी सेंटर बैंक्स। बायर्स कौन है, बिजनेसेस। यूजुअल मैच्योरिटी पीरियड क्या है, 14 to 120 डेज। अगेन इसकी सेकेंडरी मार्केट गुड है। कमर्शियल पेपर, फाइनेंस कंपनीज एंड बिजनेसेस। बायर्स कौन है, बिजनेसेस। सिक्योरिटी इसकी यूजुअल मैच्योरिटी क्या है, 1 to 270 डेज। सेकेंडरी मार्केट पुअर, कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है, पुअर सेकेंडरी मार्केट है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, इशूअर बैंक्स है, बायर भी बिजनेसेस है। मैच्योरिटी पीरियड 30 to 180 डेज। सेकेंडरी मार्केट गुड। यूरो डॉलर डिपॉजिट्स, इशूअर्स कौन है, नॉन यूएस बैंक्स। बायर्स कौन है, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स। और मैच्योरिटी क्या है, 1 day to 1 year। और दे हैव एन पुअर सेकेंडरी मार्केट। मेरा ख्याल है ये जो टेबल है आपको
आई एम वेरी मच श्योर ये टेबल आपको तमाम चैप्टर की समराइज कर रहा है। अगर आपने कुछ भी नहीं आपने पिछला नहीं पढ़ा, अगर आप इस टेबल को देख लेते हो तो मनी मार्केट कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बता रहा है उसकी मैच्योरिटी, जितनी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, जितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, टी बिल्स, एफईडी, repurchase agreements, negotiable certificates of deposits, commercial papers, bankers acceptance, euro dollars, उस सब की आपको ये बताया गया इशुअर्स कौन है, उनके बायर्स क्या हैं, उनका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, उनकी सेकेंडरी मार्केट क्या है। तो आप अगर सारा ना भी देखें, आप ये सब टेबल देख लें और एक वो ग्राफ देख लें, तो मेरा ख्याल है यू हैव गेट मोर देन द विजन, आपको तमाम इसका व्यू मिल जाएगा। अब हम, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का जो चैप्टर था वो आप मनी मार्केट्स के बारे में था। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मनी मार्केट्स को देखा था और आज हमने इसका रिमेनिंग पोर्शन देखा था। बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं आपको तमाम जो मनी मार्केट है उसको रिवाइज करा दूंगी, क्योंकि आपको पता है कि हर दिन हम एक नया टॉपिक देख रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू या समरी दे दी जाए, ताकि अगर आप नेक्स्ट में टॉपिक में आए तो आपको नेक्स्ट टॉपिक अच्छी तरह समझ आए। क्योंकि आपको पता है जो आपका कोर्स है इसमें बहुत सारी चीजें हम कवर कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक था वो फाइनेंशियल मार्केट्स। आज हमने इंस्ट्रूमेंट्स देखे, पहले हम पिछले लेक्चर में हमने उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह देखी। आज के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें हमने रीपर्चेज एग्रीमेंट से शुरू किया। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स बेसिकली रेपोज कहा जाता है। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स में आप क्या करते हैं कि आपके जो बिजनेसेस एंड बैंक्स हैं वो सेल करते हैं सिक्योरिटीज को विद एन एग्रीमेंट टू परचेज बैक दी सिक्योरिटीज विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज 1 to 15 डेज। आप जो डेपोज होते हैं नॉर्मली, ये आपको इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसकी सेकेंडरी मार्केट जो है वो गुड, दे हैव एन गुड सेकेंडरी मार्केट, और इसमें आपकी डिफॉल्ट वगैरह भी नहीं होता। नॉर्मली आप लिक्विड एसेट्स की तरफ जाते हो, लेकिन इसमें रेपोज में बेसिकली आप क्या करते हैं कि आपका रेपोज की बात करें तो दैट इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी में जो रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन में हो ही ये होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। फिर हमने बात की थी निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की, ये सीडीज की बात की थी। हमने कहा था कि कौन इशू करता है, इशूड बाय सीडीज जो होते हैं इशूड बाय बैंक, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके बैंक इशू करता है, एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, और आप देखें इसमें आपकी जिस तरह इंटरेस्ट और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, और इसको हम बेयरर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। बेयरर इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो होल्डर होता है उसको हम इंटरेस्ट और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें तो इसमें हमने दो चीजें देखी थी, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, जो जिसकी फिक्स्ड आपका यू हैव फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। आपको पता है 15 डेज है, 20 डेज है। और जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें आपका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, किसी भी टाइम यू कैन विदड्रॉ द, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने बात की थी कमर्शियल पेपर्स की। जो कमर्शियल पेपर्स हैं ये जो है अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं, क्योंकि इसको अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स कहा गया है। इसका मतलब है कि मतलब इसमें आपकी एक तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दे हैव नो वेरी पुअर सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडली ये अनसिक्योर्ड होते हैं। उसके हमने कमर्शियल पेपर्स में डिस्कस करते हुए एक एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था जो एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स हैं वो नॉर्मली 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। फिर हमने बात की थी बैंकर्स एक्सेप्टेंस की। हमने कहा था बैंकर्स एक्सेप्टेंस में आपको कब जरूरत पड़ती है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस जो है बेसिकली तब होता है जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो, क्योंकि इंटरनेशनली एक आप अपने डोमेस्टिक कंट्री से इंटरनेशनल कंट्री फॉरेन कंट्री में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि उसका वो कैसा है। आपने बहुत हैवी अमाउंट की कोई मशीनरी खरीद दी और आप जो है श्योर नहीं है कि वो मशीनरी देगा कि नहीं, तो आप पेमेंट नहीं करते। सेम इसी तरह जो मशीनरी आपको दे रहा है वो भी आपको नहीं जानता कि आप पेमेंट करेंगे कि नहीं, वो भी नहीं करता। इन दैट केस बैंक्स को आप इन्वॉल्व करते हो। तो बैंकर्स एक्सेप्टेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है
वो ये है कि दैट प्लेज वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड। आपके जो एक्सपोर्टर्स वगैरह इंपोर्टर्स को गारंटी पेमेंट, ये तमाम चीजें जो हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस में आ गई। फिर हमने यूरो डॉलर्स को देखा कि यूरो डॉलर्स नॉन यूएस बैंक्स होते हैं, इसमें देखा कि जो एट द टाइम ऑफ तमाम जो डिपॉजिट्स थे वन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स थे, फिर सेंट्रल बैंक ने इसको ट्रांसफर कर दिया था, जिसको हम इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जब ट्रांसफर किए गए तो इसको हम यूरो डॉलर्स कहते थे। और इन सब कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि आपके जितने भी जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी का है। इंटरेस्ट रेट का आपको मैंने बार चार्ट से ग्राफिकल एनालिसिस बताया था कि कैसे इन सब सिक्योरिटीज का, आपको याद हो तो आपने हमने देखा था कि पर्पल कलर में एफडी फंड रेट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स और निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, इन तमाम का जो इंटरेस्ट रेट था वो एक साथ मूव कर रहा था, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं था, मेजर डिफरेंस नहीं था। यानी कि अगर आपको ये चूज करना होगा इंटरेस्ट रेट का, तो इन तमाम के ऊपर ये इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी आप कह सकते हैं कि एक जितना इंटरेस्ट रेट था। फिर हमने उसके बाद हमने, क्योंकि दो हमने पहले किए थे लेकिन वो प्रीवियस लेक्चर्स में थे, उनको भी मैं थोड़ा सा समराइज कर देंगे। टी बिल्स में हमने देखा था कि डिस्काउंटिंग मेथड यूज होता है। डिस्काउंटिंग मेथड आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। एक तो टी बिल्स का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 28 डेज का होता है, इसकी एक बहुत एक्टिव सेकेंडरी मार्केट होती है। और टी बिल्स में क्या होता है कि डिस्काउंटिंग इसको कहते हैं कि आपने कोई भी बिल परचेज किया है और वो आपने उसे कम प्राइस पे खरीदा है और फ्यूचर में उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, आप उसको सेल कर दोगे, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्काउंटिंग मेथड। फिर हमने देखा था कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि इसमें आप उस डिस्काउंट बैक, जिसको हमने प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट भी आ सकता है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो डिपिक्ट करता है इन चीजों को। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इस तरह है कि अगर आपको देखना है कि आज अगर आप 2 साल बाद आपको ऐसी पेमेंट मिलेगी तो उसकी आज क्या होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला से आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो तमाम ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक तो इनका हमने इंटरेस्ट रेट की बात की थी और एक लिक्विडिटी की बात की थी। लिक्विडिटी का इसलिए क्या था कि लिक्विडिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता, लिक्विडिटी का मतलब है कि लो डिफॉल्ट रिस्क। इस तमाम चैप्टर को हम समराइज करते हुए मैं आपको ये बात बताऊंगी कि आपको ये पता चला कि जो मनी मार्केट्स हैं वो ऐसी मार्केट्स हैं कि जहां पे आपका मैच्योरिटी पीरियड आप देख लें लेस देन 1 ईयर है और शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए लोन लिया जाता है। और इसलिए जब हम मनी मार्केट की बात कर रहे थे हमने कहा था दे वर एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। अब तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सेप्ट आपका जो कमर्शियल पेपर्स है और जो आपके यूरो डॉलर डिपॉजिट, एक्सेप्ट दीज every instrument has a good active secondary market। फिर हमने बात की थी कि लार्ज डिनोमिनेशंस की बात की, वो भी यहाँ कवर हो रही है। फिर हमने देखा था लो डिफॉल्ट रिस्क की बात की थी और फिर हमने चौथा मैच्योरिटी पीरियड। तो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में ये तमाम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर ना हो। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज, जो कमर्शियल पेपर्स में हमने एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स की बात की थी। एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स आर बेसिकली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज विद मोर देन हाफ हैविंग मैच्योरिटीज ऑफ 1 to 4 डेज। ये चीज एक मिस हो गई थी कि नॉर्मली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 से 4 डेज है और एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 30 डेज है। जो आपके एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स है वो कन्वेंशन कमर्शियल पेपर से इसलिए डिफरेंट है कि कमर्शियल पेपर्स में अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं, लेकिन एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर जो है सिक्योर्ड लोन्स हैं, क्योंकि आपको एसेट बैक्ड कि आपने कुछ सिक्योर रखवाया है उसके नाम से ही। तो मैं आपको एसेट बैक्ड का बता रही थी, तो हो सकता है यहाँ ये कंसेप्ट मेरा वहां पे स्किप हो गया और मेरे माइंड में उस टाइम ना हो, तो मुझे एकदम से अभी ख्याल आया कि आपको दोबारा से आपके साथ शेयर कर दूं कि एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर एक तो 1 to 4 डेज है, मोर देन इसकी मैच्योरिटी 30 डेज है और ये नॉर्मल कमर्शियल पेपर से डिफरेंट है क्योंकि ये सिक्योर्ड है। कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स थे और जो साइज ऑफ द एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स वाज नियरली डबल्ड बिटवीन 2004 एंड 2007। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपने कुछ पूछना हो, इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ पूछना हो या आपका कोई भी मनी मार्केट से या पिछले टॉपिक से, तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि मनी मार्केट तो कवर हो गया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल दैट अगर आपको कोई क्यूरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी वाया ईमेल और वाया बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। This is all about today's lecture. Thank you so much.